प्रोग्राम चलेगा और 8:40 के बाद हमारी फोन लाइंस खुलेंगी जिस पर आप लगातार कॉल कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। आज भी आप कॉल कीजिएगा, अपनी आवाज को बुलंद कीजिएगा और हुकूमत के सामने अपने मसाइल रखिएगा ताकि हुकूमत को पता लगे कि उनकी मनसूबाबंदी के अंदर कहां कहां पर खामियां है और मनसूबाबंदी की पाए तकमीली तक क्या कुछ और करने की जरूरत है और मजीद प्लानिंग को मजबूत कैसे बनाया जा सकेगा। इसलिए अपनी आवाज, अपने मसाइल हुकूमत की नजर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे साथ ज्वाइन कहां पर करेंगे, फटाफट से आपको एक बार फिर आज याद दिला दे चले। फेसबुक की 2 ऑफिशियल आईडीज पर जहां पर हमारी नशरियात चलती है, इसके साथ साथ आप यूट्यूब पर आएंगे, वक्फे से वहां पर हम अपडेट करते रहते हैं जी। यूट्यूब के बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। खबरों के साथ बने रहिएगा और अपना तजिया भी वहां पर तहरीर जरूर कीजिएगा। करते हैं प्रोग्राम का आगाज। आज 17 तारीख है और 17 जनवरी को माजी के अंदर क्या कुछ हुआ है याद दिलाएंगे मेरे साथी आसिफ रशीद, दिल्ली स्टूडियो के अंदर इस वक्त मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जीके में। आगाज करेंगे हम सीधा हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, बताएंगे कि आज का दिन क्यों खास है, अहम क्यों है, क्यों इस पर बात करना जरूरी है। 17 जनवरी आज है, साल 2023 और आज के दिन हिंदुस्तान और आलमी तारीख में अहम वाकयात या मुख्तसर जो वाकयात रहे हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं, उनमें से एक ये कि मुगल बादशाह अकबर आज के दिन असीरगढ़ के किले में दाखिल हुआ 1601 में 17 जनवरी को। 1757 में जर्मनी ने पर्शिया के खिलाफ ऐलान जंग किया, आज का दिन था। इसके अलावा 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का पहला इजलास मुनक़िद हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1946 में। इसके साथ साथ नीदरलैंड और इंडोनेशिया जंगबंदी पर रजामंद हुए आज के दिन। 17 तारीख को साल 1948 में यह फैसला हुआ। साथ ही साथ 1852 में जर्मनी ने जनूबी अफ्रीका के आज के दिन ट्रांसवाल की आजादी को मंजूरी दी। 1989 में या 1989 में कर्नल जी.के. बजाज कुतुब शुमाल पहुंचने वाले पहले हिंदुस्तानी शहरी बने। यह तारीख रकम की गई 17 तारीख थी जनवरी की और साल था 1989। इसके अलावा 1987 में टाडा फुटबॉल एकेडमी का कयाम अमल में लाया गया आज के दिन, तो 36 साल इस एकेडमी को भी पूरे हो गए हैं। और 1995 में आज से 28 वर्ष कबल जापान में 7.2 की शिद्दत का जल्जला आया। 5372 लोगों ने इस जल्जले में अपनी जान गंवाई, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बेघर हुए। जापान में सबसे बड़े जल्जलों में से तबाहकुन जल्जले जो अब तक आए हैं उनमें से ये एक था। ये मुख्तसर पॉइंट्स आपके सामने थे आज के दिन के हवाले से हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ तो रहते ही हैं, आज भी साथ दीजिएगा, अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिएगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस शुमाल मशरकी इलाकों में हिंदुस्तान के अंदर सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और परेशानियां भी, क्योंकि मामूलाती जिंदगी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुतासिर हुए हैं। शुमाली भारत में सर्दी की शदीद लहर जारी है और वादी में चिलई कलान के दौरान एक बार फिर बर्फबारी का इम्कान भी लगाया जा रहा है। महकमे मौसमियात की 6 रोजा ताज़ा एडवाइजरी भी जारी हुई है और 19 से 21 जनवरी तक हल्की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर 19 से 24 तारीख तक लगातार बर्फबारी हो सकती है और ये 6 रोजा एडवाइजरी जो है ये जारी कर दी गई है। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जहां बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी हो सकती है, उन पर मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। ताहम दर्जे हरारत की जहां तक हम बात करें तो शुमाल रियासतों के अंदर यानी दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी तक जब आप देखेंगे तो सर्दी की शदीद लहर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। दिन में अगरचे मतला बरालूद या धूप भी देखने को मिलती है, ताहम रात भर दर्जे हरारत में लगातार गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। महकमे मौसमियात का मानना है कि एक बार फिर ताज़ा बर्फबारी होगी और ताज़ा बर्फबारी के बीच बालाई इलाकों के अंदर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि तेज हवाओं के साथ कहीं ना कहीं बर्फानी तोदे
गिर सकते हैं, इसलिए एहतियात बरतने की अशद ज़रूरत है। मगरिबी हवाओं का असर जो है वो एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। ताहम दर्जा हरारत की जहाँ तक हम बात करें तो महकमे मौसमियात के जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि श्रीनगर में -1.9 डिग्री रात का दर्जा हरारत है। उसी तरीके से कुपवाड़ा एंटायर नॉर्थ जो फ्रंटियर हमारा है, ये कुपवाड़ा वाला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर -2.9 तक। गुलमर्ग और पहलगाम भी सरतरीन इलाकों में जो है वो ले लिया गया है। तो इस तरीके से एक बार फिर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ताहम मौसम साजगार है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही जारी है। कल तकरीबन 1-2 घंटे के ताखीर के बाद गाड़ियों की रवानगी को यकीनी बनाया गया था। जिला इंतजामिया, रामबन, ट्रैफिक अमला, बीकान और मकामी लोगों के इश्तराक के बाद जो पंथियाल के पास सूरत हाल बन रही थी, पत्थर गिर रहे थे और उस स्टील टनल पर लगातार पत्थर आ रहे थे, उसको बैक वक्त वहां से हटाया गया और इंतजामिया ने चंद घंटों के अंदर अंदर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया। इधर खबर यह है कि फिलहाल एडवाइजरी जारी कर दी गई है 24 तारीख तक। फिलहाल मतला आलूद और बूंदाबांदी के साथ साथ बर्फबारी का इम्कान महकमे मौसमियात की तरफ से लगाया गया है। नॉर्थ इंडिया की जब हम बात करें तो दिल्ली के अंदर सुबह सुबह शदीद सर्दी और कोहरा अब हो रहा है, धुंध होती है और धुंध की वजह से सुबह तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें ताखीर के साथ दिल्ली स्टेशन पर आ रही है, चाहे वो पंजाब से आ रही हो, यूपी से आ रही हो, मुल्क की दीगर रियासतों से आ रही हो, लेकिन यूपी बॉर्डर आते आते और यहाँ पंजाब से आगे आते आते उन्हें अपनी रफ्तार को धीमी करना पड़ रहा है। तकरीबन 2 से 3 घंटे का डिले जो है वो हर एक ट्रेन जो है वो इस वक्त चल रही है। इधर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एयरपोर्ट की जहां तक हम बात करें तो इंटरनेशनल परवाजें भी ताखीर के साथ चल रही हैं। सुबह सुबह का हाल ये था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके विजिबिलिटी इंप्रूव हुई और माना जा रहा है कि अब सूरत हाल बेहतर हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके मामूल जो एयरपोर्ट का है वो भी रिस्टोर हो गया है। चलिए इसके साथ साथ एक और खबर आपको बताते चलें कि शुमाली इलाकों में जब बर्फबारी और बारिशों की बात हो रही है तो शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के अंदर भी जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी हुई है 3 दिन पहले, लेकिन ये वो इलाका है जो मैदान का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास ये इलाका पड़ता है शुमाली जिले के अंदर और तकरीबन 34 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है जिला हेडक्वार्टर से। लेकिन पिछले दिनों जब बर्फबारी हुई थी, मजीद अब बर्फबारी के लिए तैयारियां हो रही हैं, पेशनगोई भी महकमा मौसमियात के हमारे सामने है। इन सब के बीच मुश्किलात लोगों को अभी भी है। लोगों की तरफ से गुलिस्तान न्यूज़ की टीम के साथ बात करते हुए शिकायत की गई कि इलाके में बिजली पानी सप्लाई मुतासिर हुआ, अगरचे बहाली का काम शुरू किया गया, ताहम अभी भी मुकम्मल तौर पर लोगों को राहत नहीं मिल सकी है। तिब्बी सहूलियात इलाके के अंदर ना होना एक बड़ी परेशानी और भी है। सेंटर है, कभी डॉक्टर होता है, कभी अद्वियात नहीं होती और इस दूर दराज सरहदी इलाके के अंदर बारामूला में मजीद परेशानियां इन लोगों के लिए बढ़ती जा रही हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि इलाके की जो अहम राब्ता सड़क है वो अभी तक साफ ना हो पाना, जो ये शिकायत कर रहे हैं। साथ में यहाँ जो तिब्बी सेंटर बना है वहाँ पर डॉक्टर तो है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अद्वियात यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। अगर अद्वियात हो तो कभी फिर डॉक्टर का ताकीद से आना, लेकिन बड़ी बात कि अगर सड़क राब्ता एक बार फिर से बहाल हो जाता है तो शायद ये मुश्किलें दूर हो जाए। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद के साथ बात करते हुए लोगों की तरफ से कुछ शिकायतें की गई हैं, फटाफट से वो दिखाते हैं। जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, वो बर्फ पूरी जो नीचे जम जाती है वो नहीं उठा सकते, जो बर्फ नीचे जम जाती है वो नहीं उठा सकती। जैसे कोई मेन पेशेंट है या कोई अकेला या सिंगल गाड़ी में तो कोई बंदा यहाँ से बुनियार जा नहीं सकता, उसकी गाड़ी चढ़ेगी नहीं। सोमो वाले भी चढ़ते हैं, वो चेन लगा के फिर उसका वो किराया भी थोड़ा ज्यादा लेते हैं। तो मान लो इस महीने में बड़ी मुश्किलात होती है, जनवरी फरवरी में तो मुश्किलात है। बुनियाद से ऊपर आई नहीं मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल की बहुत मुश्किलात है हमें। मिट्टी हेल्थ की कैसी फैसिलिटी है इस इलाके में? हेल्थ की भी इधर ये NTPHC है, इसमें एक वो MBBS डॉक्टर आता है हफ्ते में 2 बार, तो और वो है मेडिकल असिस्टेंट, लेकिन दवाई नहीं है ना। उस वक्त कोई बीमार हो जाता है फिर उसको उठा के चारपाई पर नीचे बुनियाद में लेना पड़ता है। उधर भी अगर उससे भी ज्यादा होगा फिर बारामूला लेना पड़ता है। फौज एडमिनिस्ट्रेशन से पहले फौज मदद करती है इधर। हाँ सर, तो क्या के माध्यम में हमारी ये अपील रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात हमारी पहुंचे ताकि हमारी भी कुछ थोड़ी बहुत मदद हो सके एडमिनिस्ट्रेशन से।
कोई बीमार हो जाता है कुछ, उसको चारपाई पर लाते हैं, फिर हम फौज को बताते हैं, फौज हमारा साथ देती है। हमारे बच्चों को तो बहुत सा सफर उठाना पड़ता है, हमें नेटवर्क का कुछ है ही नहीं है। अभी थोड़ा सा वो काम चल रहा है जियो पर, कोई एयरटेल टावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हमें देखने वाला नहीं है। तो अगर खुदा न खास तो कोई इंसिडेंट होता है या फायर इंसिडेंट किसी वक्त होता है तो आप कैसे कांटेक्ट करते हैं फायर सर्विस को? बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। जब हमें नेटवर्क ही नहीं तो हम क्या करेंगे? नेटवर्क आज आपको पता है कितनी परेशानियों से इंसान दूर हो सकता है, कभी फोन करता है, कभी कुछ करता है। बच्चों को पढ़ाई में हमें वो कुछ नहीं है। ये सेंटर, इसमें एक नर्स, एक कंपाउंडर और कोई MBBS डॉक्टर आता है हफ्ते में 2 बार। हमारी मांग ये है कि स्टाफ डेली नहीं आता है, वो आता ही है नर्स, मगर उनसे क्या होता है? कंपाउंडर क्या करेगा? MBBS डॉक्टर अगर इधर कंटिन्यू आएगा तो हमारी बहुत सी सहूलियत हो जाएगी। जो बहुत से पीछे इलाके हैं हमें, वो बेचारे दर बदर हो जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो उनको कैसे? बुनियादी मसाइल से दो चार अवाम और फरियाद हुकूमत के सामने कि जनाब बर्फ भी हटाई जाए और बुनियादी सहूलियात से लैस इन इलाकों को किया जाए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, आते हैं जी अब एक और अहम और बड़ी खबर की ओर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 2 रोजा नेशनल एग्जीक्यूटिव का इजलास दिल्ली के अंदर जारी है और दिल्ली के अंदर इस मजलिस आमला के इजलास के अंदर इंतखाबी बिगुल बजा दिया गया है। कुछ रियासतों के लिए इंतखाबी बिगुल बजा दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर इस इंतखाबी फिरिस्त से गायब रहा है। कल पहले दिन जब एजेंडा सर्कुलेट किया गया उसमें साफ कर दिया गया कि चंद रियासतों के अंदर इंतखाब है। 4 रियासतों का नाम लिया गया जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव ने मेंशन किया है। 4 रियासतें जहां पर इंतखाब होने हैं मार्च से लेकर मई तक, और उन इंतखाबात के लिए कमर कसने के लिए पार्टी काडर को कह दिया गया है। तो इस तरीके से जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में जब चुनाव की बात होगी तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर उसमें फिगर करेगा, कल पहले दिन के एजेंडे के अंदर जम्मू कश्मीर इस चुनावी फिरिस्त से बाहर रहा है। कल जेपी नड्डा ने कहा कि कारकुनों को किसी भी सूरत में इंतखाबात को नजरअंदाज नहीं करना होगा और एक भी इलेक्शन को नहीं हारना है। जेपी नड्डा की तरफ से यह कह दिया गया। साथ साथ जेपी नड्डा ने कल यह भी कहा कि सरहदी इलाकों के अंदर हम लगातार काम कर रहे हैं और तकरीबन 3600 किलोमीटर बॉर्डर रोड्स को बनाया गया है जो साबिका हुकूमतों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तरफ से वजीर खारजा पॉलिसी के हवाले से नेशनल एग्जीक्यूटिव कौमी मजलिस आमला के सामने बात रखेंगे, वहीं पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी आज इख्तितामी इजलास से खिताब करने जा रहे हैं। इधर खबर यह है कि 3 रियासतों के अंदर जहां इंतखाबात होने जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 19 जनवरी को पोल शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। कल बीजेपी के पहले दिन जो सूरत हाल रही, 4 रियासतों के अंदर इंतखाबात का बिगुल बजा दिया गया और खबर यह है कि 19 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर 3 रियासतों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन अनाउंस करवाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि 2 सीनियर लीडर है बीजेपी के जिन्होंने इस बात का बिगुल जम्मू कश्मीर के अंदर बजाया था और यह बात कही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर साल 9 यानी 2023 के इब्तिदाई महीनों के अंदर ही इलेक्शन होगा। उनमें भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष बराए तंजीम जो है और उसके साथ साथ तरुण चुग जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है, दोनों ने इस बात का क्लेम किया था कि असेंबली इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अप्रैल मई के अंदर होंगे। लेकिन कल जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किए गए हैं बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर, उसमें 4 रियासतों का जिक्र जरूर है, लेकिन उन 4 रियासतों के अंदर जम्मू कश्मीर का नाम नहीं है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और कर्नाटका कल के बीजेपी के डॉक्यूमेंट के अंदर ये 4 रियासतें शामिल है और जम्मू कश्मीर इस तरीके से उस डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल नहीं है, जिसके बाद ये साफ लग रहा है कि अप्रैल मई तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं होंगे। जरा इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव रुकन और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता साहब ज्वाइन किए हुए हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर गुप्ता साहब ज्वाइन करने के लिए। नेशनल एग्जीक्यूटिव का इजलास चल रहा है, मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के अंदर कई इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस किया गया है। जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखें तो उम्मीद यह थी कि जब इलेक्शन की बात होगी तो जम्मू कश्मीर को भी कहीं ना कहीं फिगर किया जाएगा, लेकिन कल पहले दिन सिर्फ 4 रियासतों का नाम, किस तरीके से यह पूरी कार्रवाई हुई है और क्या एक्सपेक्ट किया जाए आज के दिन में?
गौहर जी, ऐसा है कि अभी तो 2023 की शुरुआत है, इसमें अभी 11 महीने पड़े हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि जरूर यहाँ पर इलेक्शन होंगे। ये जो इमीडिएट इलेक्शन है कुछ 4 रियासतों में होने वाले हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट वगैरह के आते हैं, उसके लिए वो जिक्र स्वाभाविक बात है कि उसका जिक्र किया जाना, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस बार हमें कोई भी इलेक्शन नहीं हारना है। और खास करके जो 143 पर सीटों पर हम पार्लियामेंट सीटों पर भी हारे थे, उसको पर्सनली सभी मिनिस्टर या बड़े नेताओं को दिया गया है ताकि हम उन सीटों पर फोकस कर सकें। 2024 की भी तैयारी चल रही है और 2023 में भी बहुत से 11 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जरूर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमेशा से ही तैयार रहता है, और जम्मू कश्मीर में तो विशेषकर चाहे कोरोना महामारी के दौरान हो या कोई भी संकट काल हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक्टिव रही है, अलर्ट रही है, लोगों के बीच में रही है। और अब भी राजनीतिक पार्टी होने के नाते दूसरी पार्टियों के लिए एक सबक भी हमें देना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी इकट्ठे हो रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि अब तैयारी तो करनी ही होगी। जब भी इलेक्शन आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर उसके लिए तैयार है। लेकिन एक प्रोसेस देखा गया था कि जब भी इस तरीके के चुनाव पास में होते हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है तो स्टेट प्रेसिडेंट्स को पूछा जाता है, गियर अप किया जाता है और एजेंडे में शामिल होता है कि भैया ये स्टेट भी इलेक्शन में जा रही है, इसलिए गियर अप हो जाइए आप भी। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स में जम्मू कश्मीर का नाम ना आना, क्या ये क्लियर है कि अप्रैल मई तक चुनाव नहीं है, मई के बाद ही कहीं चुनाव हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें हो सकता है। जब मैंने पहले कहा कि जो इमीडिएट जिन राज्यों में तय है, जम्मू कश्मीर में विशेष परिस्थितियों के कारण से धारा 370 जब लगाई गई थी, उसके बाद डिलिमिटेशन प्रोसेस हुए, हालात को देखते हुए ये सही है कि वहां पर उसी तरीके से इलेक्शन गृह मंत्रालय वगैरह देखेगा। उसके ये प्रेरोगेटिव तो ये अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, और मुझे लगता है कि जल्द ही जो इलेक्शन के बाद भी ये जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें जम्मू कश्मीर का भी जरूर नाम होगा। अच्छा जी, इसके बाद साथ साथ जब हम नेशनल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, ये तो चुनाव की बात थी, कल हमने देखा कि नहीं हुआ। लेट अस एक्सपेक्ट कि आज कहीं एक आधी लाइन उसमें आए जो आप पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस जो पेश किए गए हैं उनमें भी जम्मू कश्मीर कहीं पर फिगर आउट नहीं हो रहा है। इसको कैसे देखा जाए? ऐसा नहीं है, आज भी एक दूसरा प्रस्ताव भी आने वाला है। पहले डेवलपमेंट का प्रस्ताव आया था, उसमें कल जो आया था उसमें डेवलपमेंट कितनी हमने की है उसको फोकस किया गया है। हाइपोथेटिकल प्रस्ताव भी आ सकता है जो भी रखा जाएगा। उस उम्मीद करनी चाहिए कि शाम तक बहुत सी कार्रवाई होने वाली है और अध्यक्ष जी के प्रेरोगेटिव है, उसी हिसाब से वो सारा करते हैं। तो मुझे लगता है कि उम्मीद करनी चाहिए आज सारा दिन भी मीटिंग चलेगी। कल तो केवल 3-4 घंटे मीटिंग चली, आज तो पूरा दिन मीटिंग चलने वाली है, उसमें जम्मू कश्मीर को जरूर फोकस किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर गुप्ता साहब ज्वाइन करने के लिए। कविंदर गुप्ता बता रहे थे कि कल के दिन में नहीं, लेकिन लेट्स होप सो कि आज जम्मू कश्मीर का कहीं जिक्र हो। फिलहाल कल के दिन में जो कुछ हुआ वो खाका हमने आपके सामने खींच दिया है कि बीजेपी की मरकजी मजलिस आमला के प्रोग्राम के अंदर, इस इजलास के अंदर जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई जिक्र नहीं हुआ। जिन 4 रियासतों के अंदर इंतखाबात होने हैं उसका कल बाज़ाब्ता तौर पर जेपी नड्डा और कौमी मजलिस आमला के अंदर जिक्र किया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि जनाब अप्रैल मार्च से अप्रैल मई तक जनाब यहां पर पोल बाउंड ये 4 स्टेट्स रहेंगी, इसलिए पार्टी कार्डर को गियर अप किया गया है। किसी भी तरीके से इलेक्शन नहीं हारना है, इस पर जोर दिया गया है और यह बताया गया कि सम्मेलन किए जाएं जी, नॉर्थ और साउथ को जोड़ने के सम्मेलन किए जाएं, साउथ को ईस्ट के साथ जोड़ने के सम्मेलन किया जाएगा। लेकिन आज सबकी नजरें वजीर आज़म साहब के खिताब पर भी रहेंगी और डॉक्टर जयशंकर साहब वहां पर क्या कुछ कहेंगे उस हवाले से भी बात रहेगी। देखना होगा कि आज के दूसरे दिन क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल पहले दिन में जो उम्मीद जम्मू कश्मीर के लोगों को थी कि शायद इंतखाबात के हवाले से कोई बड़ी बात वहां से होगी, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा या पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से यह कहा जाएगा कि गियर अप हो जाइए, उस तरीके का कोई भी इशारा नहीं है, जिसके बाद यह साफ लग रहा है कि शायद इंतखाबात अभी दूर ही दिख रहे हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये खबर है यूनाइटेड नेशन से। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ है। अब्दुल रहमान मक्की जो कि पाकिस्तान के अंदर मुकीम है और एक तवील मुद्दत से काफी सुर्खियों में रहा है, उसे आलमी दहशतगर्द करार दे दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया मीटिंग के बाद, जिसमें अभी तक कई तरह की मुश्किलात भी यूएन के सामने रही। कई ममालिक के बिलखुसूस चीन की तरफ से इस मामले में टांग अड़ाने के बावजूद भी भारत ने जिस चीज का मुतालबा किया था, तो भारत इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है, क्योंकि अब्दुल रहमान मक्की जो कि लश्कर तैयबा के सरबराह और 26/11 के जिसको मास्टरमाइंड माना जाता रहा हाफिज सईद, जिसका बहनोई है, तवील मुद्दत से पाकिस्तान के अंदर सरगर्म रहा है, और अब्दुल रहमान मक्की को अब आलमी दहशतगर्द करार दिया गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मक्की को न सिर्फ दहशतगर्द करार दे दिया गया, बल्कि उसकी जो पाकिस्तान के अंदर सरगर्मियां पिछले 30 से 35 सालों के दौरान रही है उसका खुलासा भी पेश किया गया है। एक तो ये कि भारत की तरफ से साल 2020 और 21 में यूएनएससी में जब जिम्मेदारी भारत को मिलनी थी, उससे पहले भी और बाद में भी जब भारत को सदारत मिली यूएनएससी के अंदर, तो 3 मरतबा मुतालबा किया गया था भारत की तरफ से कि अब हाफिज सईद के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है लेकिन उसके करीबियों के खिलाफ भी हो। तो चीन की तरफ से इसमें जो है उस वक्त साइन नहीं किए गए थे और चीन ने कहीं ना कहीं एक तरह से रोक लगाने में बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन अब चीन के लिए भी एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है। दूसरा, मक्की जो है उसमें उस पर यह इल्जाम है कि पाकिस्तान के अंदर वैसे ही जैसे दहशतगर्द तंजीमें फंड्स रेज करती हैं, उसके बाद नौजवानों को उकसाना, उनकी भर्ती का अमल पूरा करना, पाकिस्तान के अंदर ये काम एक तवील मुद्दत से चलता रहा, और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अंदर बदअमनी फैलाना या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को इस तरह की सरगर्मियां अंजाम देने का इल्जाम इस पर था, तो वो भी हवाला जो है वो यूएनएससी के अंदर दिया गया। दूसरा, 26/11 को साल 2008 में जो हमला हुआ मुंबई के अंदर, क्योंकि इसका डायरेक्टली भारत की तरफ से इसको लिंक किया गया हाफिज सईद के साथ, जिनकी भी आप तस्वीर साथ देख रहे हैं मक्की के साथ, उसका ये बहनोई है, तो सीधे इन दोनों के ताल्लुकात और हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी कार्रवाइयां रही हैं उनके साथ इन लोगों का नाम जुड़ा गया, इस वजह से काफी सुर्खियों में रही है। दूसरा, लश्कर तैयबा के जितने भी ऑपरेशंस रहे जिनमें फंड रेजिंग का सबसे बड़ा मामला था, वो बताया जाता है कि हाफिज सईद के अलावा अगर कोई देखता था तो वो अब्दुल रहमान मक्की देखने वाला था। और साल 2020 में पाकिस्तान की तरफ से भी एक कार्रवाई हुई थी, जो पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट है, वहां पर भी मक्की को एक मुकदमे के तहत उस वक्त सजा का सामना करना पड़ा था, और टेरर फाइनेंसिंग के सिलसिले में उसको जो है सजा का भी ऐलान उस वक्त कोर्ट की तरफ से किया गया था। लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो अपनी दलीलें दे रहा था, भारत की तरफ से अपनी दलीलें यूएनएससी के अंदर दी गई साल 2020 और 21 के दरमियान, और जब सदारत मिली तो मजीद इस पर सबूत इकट्ठे किए गए। अब जाकर एक बड़ा फैसला हुआ है, अब्दुल रहमान मक्की जिसको उस फहरिस्त में डाल दिया गया है जिसमें ऑलरेडी कई बड़े नाम थे, यूएनएससी की मीटिंग्स के बाद फैसला होता रहा, उस फहरिस्त में अब्दुल रहमान मक्की का नाम भी एज दहशतगर्द, ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर आ गया। आलमी दहशतगर्द की फहरिस्त में अब अब्दुल रहमान मक्की का नाम आ चुका है, और बाज़ाब्ता तौर पर जो सैंक्शन कमेटी यूएनएससी 1267 है, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर लश्कर के फ्रंट रनर अब्दुल रहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दिया गया, और आलमी दहशतगर्द बराए ISIL यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ दाइश और अलकायदा की जो सैंक्शन कमेटी है और 1267 की जो मुश्तरका कमेटी है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम तर शवाहिद को देखने के बाद अब्दुल रहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दिया है। पाकिस्तान और चीन के लिए एक दचके के मानंद कम नहीं है। फटाफट से एक और बड़ी खबर की ओर आती है और बात जरा कैलिफोर्निया की करते हैं, जहां से खबर यह है कि एक घर के अंदर फायरिंग हुई है और उस फायरिंग के नतीजे में अभी तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। साल 2022 में तकरीबन 26 ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर मास शूटिंग हुई, और ये इंसिडेंट भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन अलल सुबह 3:30 बजे के आसपास है। 3:30 पर पहली इतला मिली कि कैलिफोर्निया के अंदर जहां पर 2 लोग एक घर में दाखिल होते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिसमें एक मां बच्चे समेत अभी तक जो ऑफिशियली कंफर्म किया गया है 6 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए कैलिफोर्निया की जो लोकल पुलिस है उसकी तरफ से कहा गया कि
अमेरिका के शहर के अंदर 2 लोगों को फायरिंग, जिस मकाम पर फायरिंग का ये इंसिडेंट हुआ है उस इलाके के अंदर 2 मुश्तबा अफराद को घूमते हुए देखा गया। और ये मशरकी इलाका है विजालिया का, जहां पर बताया जाता है कि पुलिस की तरफ से 2 लोगों की जिनके मुश्तबा होने की डिटेल्स भी सामने आ रही थी, उनके अब तस्वीर सामने रख के लोगों से भी मदद मांगी जा रही है कि अगर वो इनके बारे में कुछ कंफर्मेशन कर सकते हैं या फिर किसी तरह की डिटेल्स रखते हैं तो पुलिस की मदद वो भी कर सकते हैं। ये जो तशद्दुद का वाकया हुआ है दहशतगर्दी के साथ जोड़कर अमेरिका इसे देख रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और दीगर तमाम शख्सियात की तरफ से जो मुतासरा अफराद हैं उनके साथ जो है वो हमदर्दी और यकजहती का भी इजहार किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर 6 लोग अभी तक मास शूटिंग जो 3:30 बजे के आसपास आज सुबह हुआ है, इसमें 6 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। दीगर शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिशों में पुलिस इस वक्त मसरूफ है। चलिए जी, कैलिफोर्निया की इस खबर के साथ ही वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि 9:01 हुआ। चाहते हैं ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार का एक बड़ा फैसला है। और बड़ा फैसला है क्या कि मनरेगा के अंदर धांधलियां हुई है, कहां पर हुई है, क्या कुछ खबर है, इस पर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। और सरकार एक और डिपार्टमेंट को वाइंड अप करने जा रही है, सरकारी डिपार्टमेंट को वाइंड अप करने जा रही है। कौन सा ये डिपार्टमेंट है, मुलाजमीन का क्या कुछ होगा, और उसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब जम्मू कश्मीर भी डिजिटल है। कहानी बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिएगा हमारे साथ।